बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर एंड इन दिस सीरीज वी हैव डिस्कस्ड मैनी टर्मिनोलॉजीज एंड कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रिलेटिविटी। सबसे पहले हमने जनरल थ्योरी ऑफ क्लीनियन रिलेटिविटी को पढ़ा, न्यूटोनियन रिलेटिविटी को पढ़ा, देन वी टॉक अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके पोस्टुलेट के ऊपर बात की थी। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड द नाउ this lecture is related to the consequences of special theory of relativity part 2। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर आपने जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन और साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट था कि वो सारे के सारे क्या हैं जी, रिलेटिव हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उनके मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। So this lecture is related to our course Relativity and Cosmology, PHY 509, MSc Physics first semester, fall 2021. So in the last lecture, we have discussed about the postulate of special theory of relativity, Lorentz transformation, relativity of simultaneity, length contraction, time dilation and velocity addition formula। पिछले लेक्चर के दौरान हमने ये सारी चीज़ें कवर की थी जो कि हमारा फिजिकल लेक्चर थे। तो आज हमारा जो है वो ऑनलाइन लेक्चर का स्टार्ट है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे बेसिक फार्मूलाज का, देन वी विल अप्लाई स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट देयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा होंगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तब अप्लाई की जाती है जब आपके पास एक फ्रेम, दो इनर्शियल फ्रेम हो और एक फ्रेम की जो स्पीड है वो अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तो तब आप उसके ऊपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। और दिस स्पीड शुड बी अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, और यू कैन से द रिलेटिविस्टिक स्पीड। इफ वी हैव दिस टाइप, तब आप एक फ्रेम और दूसरे फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को लिंक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, this linkage will be developed by using the Lorentz transformation. And according to Lorentz transformation, we have two aspects: direct Lorentz transformation and inverse Lorentz transformations. So for the case of direct Lorentz transformation, the x prime will be equal to the gamma times x minus vt, where y prime is equal to y, v prime is equal to z, and t prime is equal to gamma into t minus v beta over c. जैसा कि आप जानते थे कि ये मोशन किधर को अलोंग है, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो दैट्स व्हाई दिस गामा विल अपीयर इन ओनली एक्स डायरेक्शन एंड द टाइम फैक्टर। however the y and z prime will remain invariant as per the theory of relativity. So in the same way we can get the inverse Lorentz transformations। और ये किस तरह से हासिल किया जा सकता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर आप x को x प्राइम से रिप्लेस कर दें और v को v माइनस से रिप्लेस कर दें, देन यू विल गेट दी x प्राइम इन इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि आप इन एक्सप्रेशन में देख सकते हैं। Here we have x is equal to gamma x prime plus vt। यहाँ पे माइनस, मैंने v को माइनस v से रिप्लेस किया है और x को x prime से। So similarly we got this result here as x prime vt, here t prime plus v beta over c। जबकि हमें पता है कि गैमा जो होता है वो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्केयर के इक्वल है, और बीटा जो है वो v ओवर c के इक्वल होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को लिख सकते हैं जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेस है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम वेरिएशन और इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। आइए देखें इनके ऊपर एक नज़र। अकॉर्डिंग टू द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला वी हैव हियर L इज इक्वल टू L नॉट ओवर गैमा। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था, आप लोगों ने खुद कंप्यूट भी किया था कि जो गैमा की वैल्यू होती है वो हमेशा या तो 1 होगी या फिर ग्रेटर देन 1 होगी। तो वो केस जिसके अंदर गैमा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एक्चुअली दिस वैल्यू कुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। इफ गैमा इज इक्वल टू 1, व्हिच मींस दैट कि आपके पास जो v है दैट इज द स्पीड ऑफ फ्रेम इज मच मच लेस देन c, और इस कंडीशन के ऊपर गैमा हमेशा 1 होगा। एंड गैमा विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1 ओनली if we have v
is equivalent to or approaches to speed of light, then gamma will be equal greater than 1. So it is very clear from this expressions that this इन expressions और इन equations से ये चीज वाज़ेह है कि जो लेंथ है वो L नॉट ओवर गैमा के बराबर है। L नॉट प्रॉपर लेंथ है और L आपके पास क्या है, ये रिलेटिव लेंथ है। तो प्रॉपर लेंथ डिवाइडेड बाय गैमा, तो आपके पास क्या जवाब आएगा, हमेशा प्रॉपर लेंथ से कम जवाब होगा अगर आप किसके साथ काम कर रहे हैं, अगर आप रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ काम करते हैं। अगर आप न्यूटोनियन रिलेटिविटी के साथ काम करेंगे तो L इज इक्वल टू क्या रहेगा, L नॉट के बराबर रहेगा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट पार्ट वी कैन सी हियर द टाइम इज इक्वल टू टी नॉट मल्टीप्लाई बाय गैमा। टी नॉट जो है वो प्रॉपर टाइम है और गैमा जो है वो लॉरेंस बूस्ट है, और ये लॉरेंस बूस्ट की वैल्यू वैसे ही 1 और ग्रेटर देन 1 होंगी। तो अगर आपके पास आपकी स्पीड जो है अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट है तो गैमा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और आप देख सकते हैं तो इसका मतलब जो प्रॉपर टाइम है और रिलेटिव टाइम है इन दोनों में क्या होगा, फ़र्क आ गया है। फ़र्क कितना है कि ये जो प्रॉपर टाइम है वो कम है और रिलेटिव टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब अब टाइम जो है वो स्लो हो गया हुआ है, तो इसको हम टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट कहते थे, और इस वजह से हम कहते हैं कि आपके जो क्लॉक्स हैं जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करते हैं तो वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, और जो थर्ड कॉन्सेप्ट था जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो ये था कि आपके पास जो वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज हैं, अगर दो बॉडीज हैं वो किसी फ्रेम में मूव करती है एक बॉडी, तो उसके जो रिलेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो किस तरह से स्टडी किए जा सकते हैं, वो यूं स्टडी हो सकते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस वी, वेयर 1 प्लस वी ओवर सी स्क्वायर यू एक्स प्राइम। इन द सेम वे हमने ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में कंप्यूट की थी, और इन फार्मूलाज का मकसद वो कॉन्सिक्वेंसेस हासिल करना था जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पे हमें मिल रहे हैं। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए आइए हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं जिनको हमने सॉल्व करना सीखना है और जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सकती है। तो जैसा कि तरतीब दी गई है, सबसे पहले हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्म लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के फार्मूलाज है, फिर टाइम डायलेशन है, फिर वेलोसिटी एडिशन का फार्मूला है। इन द सेम वे वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट और स्टडी हियर द फर्स्ट न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग द लॉरेंस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर हम टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम वेलोसिटी एडिशन के हिसाब से न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर रहे हैं। आइए जो सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसकी तरफ चलते हैं, और किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो उसका गिवन डाटा है। आपको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपने गिवन डाटा अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर लिया है या नहीं किया। दिस इज द मेन इम्पोर्टेंट बात, ठीक है जी, दिस इज द मेन फर्स्ट वन। फिर उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग होती है कि आपने फाइंड क्या करना है, ये आपने फाइंड करना है। तो यू हैव टू चेक दैट कि आपको फाइंडिंग क्या क्या है, ये हमारा सेकंड स्टेप होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका फॉर्मूला। आपने अपने फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और उसके मुताबिक कैसे काम किया जाएगा। ये हमारे तीन स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिहाज से। आइए इन सारे प्रॉब्लम्स के हिंट्स के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात गिवन डाटा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पहले है स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना। आइए मैं आपके साथ स्टेटमेंट के सारे को पढ़ता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। अ रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये एक रॉड है जिसकी लेंथ है जी 80 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.7 c along the direction of its length, find the length of the rod with respect to an observer at rest। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द एल नॉट। ये जो आपके पास रॉड की लेंथ दी गई है इट इज बेसिकली दी 80 सेंटीमीटर एंड इट इज द प्रॉपर लेंथ। एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट दी स्पीड है, स्पीड भी दे दी है, v इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0.75 c। यू कैन से दिस इज बेसिकली द 3/4 c। जैसा कि आपको याद होगा हमने अपनी क्लास में कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे किए थे जिसमें हमने 3/4 c के हिसाब से वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है।
और उसने कहा है कि उस रॉड की रिलेटिव लेंथ फाइंड करनी है। सो दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ आवर प्रॉब्लम, जिसके अंदर आपने एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो the only thing that you know about the formula, so as we know that according to the length formula, or it is also known as Lorentz Fitzgerald contraction formula, तो आप अच्छे तरीके से याद रखें कि इसको हम लॉरेंट फिट्स गेरल्ड कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला भी कहते हैं। और इसके मुताबिक ये फार्मूला कहता है L इज इक्वल टू एल नॉट वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर की वैल्यू है। और यू कैन सी है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, इट इज कॉल्ड दी L इज इक्वल टू एल नॉट ओवर gamma. So we have here two different ways to solve the system, formula system, and this can be concluded here that, so we have here, this is the basically the L, and this is the, so the find, it is moving with the speed of 0.7 along the direction. Find the length of the rod with respect to an observer at rest. Okay, so this is the length of the rod. So आप easily क्या कर सकते हैं यहाँ पे, so this is the formula in which an observer at rest, तो उस हवाले से आप with respect to observer, तो यहाँ पे एक छोटी सी हम कैलकुलेशन ठीक करते जाए कि एक्चुअली दिस वाज द लेंथ L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, इट वाज द रिलेटिव लेंथ, एंड दिस इज द एक्चुअल लेंथ जिसके हिसाब से जो है रॉड स्टेशनरी है। सो दैट वाज अ मिस्टेक बाय मी। तो इस तरह की आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, मुझसे गलती हुई है तो आप भी ज़रा एहतियात कीजिएगा। तो उस वाले से वी हैव हियर द रिलेटिव लेंथ L इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, स्पीड जो है 0.7 c है। तो उस वाले से आप इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, you will find that there is the length contraction 52.91 centimeter. So this is the rod to observer moving with the rod. The rod is at rest. So in the frame of the rod, it will appear to be 80 centimeter. So this is the 80 centimeter. So उस वाले से आप इन सारी चीज़ों को कंप्यूट कर सकते हैं। So similarly, we can go for the next task, वो है जी, the length of the space vehicle is 100 meter on the ground. So this is the on the ground. So this is basically the L naught. ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, this is the L naught और ये बराबर है 100 meter, and this rod is equal to the 100 meter, एंड दिस स्पेसक्राफ्ट की जो व्हीकल है इसकी लेंथ आपके पास 100 मीटर है, और when it is in flight, its length observed in the ground is 99 मीटर। तो उस हवाले से इसकी जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और वो 99 मीटर हो जाती है। और आपने बताना है कि कैलकुलेटेड स्पीड, इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए कि जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो 99 मीटर हो। तो यू हैव टू कंप्यूट द लेंथ हियर, तो यू हैव टू अप्लाई द अगेन फार्मूला, लॉरेंट्स Fitzgerald contraction formula, and in this formula we can apply the value here as 99 is equal to 100 multiplied by 1 minus v square over c square, or so in this way we can got the value here, v is equal to 42 centimeter, or you can also compute the value in terms of v in terms of c here. So this is the c here, तो ये c वैसे का वैसे आ जाएगा। आप 199/100, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट करके लिख सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टास्क के अंदर एक रॉड है, और दिस न्यूमेरिकल इज बेसिकली प्रॉब्लम इज फॉर द टू डिमेंशन। पहले जितने भी प्रॉब्लम थे वो वन डिमेंशन के थे, दिस प्रॉब्लम इज फॉर द केस ऑफ टू डिमेंशन। इसमें क्या किया गया है कि इसके अंदर आपके पास एक रॉड है और उसको हमने प्लेस किया हुआ है in different domain. For example, just like I have this rod, or this rod have the length in xy plane, this is x, this is y, और इसके components है और इसका कोई ना कोई एंगल है, this is placed at the angle of 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री एंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक फ्रेम है जिसके अंदर रॉड मूव कर रहा है, इसकी स्पीड v है। तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर रिलेटिव चेंजेस कैसे होती हैं। A rod of 5 meter meter lies in xy plane and of a stationary frame S and makes an angle 60 degree with respect to the x-axis.
तो ये एक्स एक्सिस के हिसाब से 60 डिग्री में रहता है. फाइंड इट्स लेंथ एंड इंक्लिनेशन विद एक्स डायरेक्शन इन अदर फ्रेम एस प्राइम with the relative velocity 0.8 c along x direction. So this is the v उन्होंने बताया हुआ है. उसके साथ साथ आपको उन्होंने प्रॉपर लेंथ जो है रॉड की वो भी बताई हुई है. द प्रॉपर लेंथ ऑफ द रॉड इज बेसिकली गिवन इज द 5. So this is the L is equal to 5 centimeter here. So we have here the value as L is equal to 5 meter. So in this way the rod is placed here और आपने इसके अंदर contraction और overall change को बताना है. तो किस तरह से बताया जा सकता है? Lx is equal to 5 cos 60 degree. तो obviously जब आप किसी टू डायमेंशन में जाएंगे तो obviously you will have the two directions here. Obviously this is the x axis and this is the y axis. So जिस तरह किसी भी वेक्टर के हिस्से आप बनाते थे ax is equal to a cos theta, here the same way, and ay is equal to a sin theta. तो डिफरेंट स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर देयर रेज हैंड. तो उनसे यही गुजारिश है कि आप नोट कर लें अपने क्वेश्चन. वी विल डिस्कस इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर. सो दिस इज द वी है और दिस इज द रॉड ऑफ लेंथ एल. तो उस हवाले से आपके पास जो है एल एक्स इज इक्वल टू 5 60 डिग्री 2.5 मीटर, एल वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर कंपोनेंट 4.3 मीटर है आपके पास. सो द सपोज टू बी द ऑब्जर्वर एस प्राइम, the component of the length of the rod appears as Lx prime, and similarly for the case we have Ly prime. तो obvious सी बात है कि Ly prime के अंदर मोशन नहीं है, तो Ly prime और Ly सेम रहेगा. तो सिर्फ चेंज किस में आएगी? Lx prime के अंदर. तो Lx prime is equal to the Lx 1 minus v square over c square. तो उस वाले से आपकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? शॉर्ट होकर 1.5 मीटर बन रही है यहाँ पे, और एल वाई और एल प्राइम सेम है, तो डेट इज वाई दे आर सिमिलर टू ईच अदर. तो बोथ द लेंथ ए और बी, जिस तरह हम टोटल मैग्नीट्यूड निकालते होते थे वो बराबर होता था ए एक्स स्क्वेयर एंड ए वाई स्क्वेयर. इन द सेम वे हमारे पास ये वैल्यू है प्लस ए वाई स्क्वेयर. ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार है. तो हम इसी तरह एल एक्स स्क्र प्लस एल वाई स्क्र कर सकते हैं. और एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड टू रिलेटिव लेंथ, तो इसलिए हमने इसके रिलेटिव कंपोनेंट्स और ये एक्स और वाई दोनों को ले लिया. एंड वी गॉट दी 4.58 वैल्यू. 4.58 वैल्यू की वजह से आपके पास आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो लेंथ थी 5 मीटर की, और हमारे पास कितना कॉन्ट्रैक्शन आ चुकी हुई है. तो उस हवाले से आप ओवरऑल एंगल को भी स्टडी कर सकते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू एल वाई प्राइम ओवर एल एक्स प्राइम. तो ये कितना है? 70.893 डिग्री. सो इन दिस वे आप नोट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल एंगल था वो 60 डिग्री था, जबकि हमारे पास जो रिलेटिव एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 70.893. तो आप इसके अंदर तकरीबन 10.89 डिग्री का इजाफा भी देख सकते हैं. लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एंगल्स क्या हो रहे हैं? वो बढ़ रहे हैं. तो उस वाले से आप इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के तरीकाकार था. सिमिलरली हम जो है एक अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर आपको याद होगा कि जब हम किसी शेप को मूव करवाते थे किसी फ्रेम में, तो वो स्क्वायर था तो वो रेक्टेंगल फील होता है, और अगर वो रेक्टेंगल हो तो वो क्या होता है? स्क्वायर फील होता है. अगर वो सर्कल हो तो वो क्या होता है? एलिप्टिकल फील होता है. हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. आप अगर गौर करें तो इस दफ़ा हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के cube of rest volume L naught cube is moving with the speed v parallel to the one of its edges. तो हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ है L naught, लेंथ विड्थ और हाइट L naught है, तो उसका वॉल्यूम हो गया जी L naught क्यूब. when observed relativistically from the laboratory frame we show that it has the volume. इसके पास जो वॉल्यूम होगा वो L naught क्यूब 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर होगा. ये किस तरह से हुआ है? बड़ा ही सिंपल है. समझाने का तरीकाकार ज़रा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे इस सिचुएशन में क्यूब जो है वो इस तरह की शेप होगी. अगर आप इसमें गौर करें तो हमारे पास क्यूब के जो तीनों साइड्स हैं, लेंथ विड्थ और हाइट,
वो बराबर होता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ और हाइट के बराबर है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट में जब तीनों चीज़ें सेम होती हैं तो हम उसे क्यूब कहते हैं। तो उसके मुताबिक एल नॉट है, दिस लेंथ इज बेसिकली द एल नॉट, हाइट विड्थ भी एल नॉट है एंड हाइट भी क्या है आपके पास एल नॉट। तो एल नॉट एल नॉट एल नॉट एल क्यूब हो जाएगा। बट इफ यू फोकस ऑन दिस वी हैव हियर दैट कि अगर आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो या फिर जी एक्सिस के लॉन्ग हो, तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किधर को हो रही है, लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एक डायरेक्शन में सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगी, बाकी में नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई वी कैन ऐड हियर दैट के एक्स विड्थ लेंथ में सब में एक जैसी है, एल नॉट रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव लेंथ आ जाएगी और वो बराबर होगी एल नॉट इंटू 1 minus v square over c square, or you can say the 1 over gamma. So we got here that the value L naught cube over gamma। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और वेयर गैमा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र, तो उसके मुताबिक ये काम किया जा सकता है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और यूं हम इसकी वैल्यूज को कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपके पास जो ओवरऑल चेंजेस जो हैं वो सारी की सारी क्या करती हैं, चेंज हो जाती हैं और उसके मुताबिक चीज़ें चलती हैं। ठीक है जी, इन्हीं चीज़ों को कॉन्सेप्ट को हम मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट जो बात कर सकते हैं वो हमारे पास है नेक्स्ट टास्क दैट इज रिलेटेड टू द टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट। टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारा जो टाइम है वो स्लो डाउन होता है। तो उस स्लो डाउन वाले टाइम को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन। तो वो सिचुएशन किस तरह से हम टैकल करेंगे, तो वी विल स्टडी हियर दैट जैसा कि आपके पास सामने है अगेन द मीन टाइम और मीन लाइफ ऑफ द म्यू मिजॉन। बेसिकली दिस इज द पार्टिकल atomic subatomic particle when it start at it is at rest। तो इसकी जो लाइफ होती है वो 2.2 10⁻⁻6 होती है। कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस, जितना उसने कवर किया है, इट विल ट्रैवल इन अ वैक्यूम बिफोर डिके, इट्स वेलोसिटी इज 9.9 c। तो आपके पास वेलोसिटी भी है, मीटर से स्पीड भी है, आपके पास टाइम भी है जो रेस्ट पे है। तो इट इज बेसिकली द प्रॉपर टाइम टी नॉट। और आपने इसकी इसने जो डिस्टेंस टोटल कवर किया हुआ है उसको आपने स्टडी करना है। So the formula will be equal to the t is equal to t naught 1 minus v square over c square। t naught उसके पास given है, this is the t naught 1 minus 9 c। obviously जब उसमें c कट जाएगा 1 minus 9 square तो dt 5.05 10 raised to power minus 6 सेकेंड। तो उस हवाले से ये आपके पास आ जाएगा जी टाइम फैक्टर। तो उस वाले से L इज इक्वल टू वी टी। सो द ओवरऑल जो है वेलोसिटी और टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो ओवरऑल डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दिस इज द टाइम डायलेशन एंड दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फार्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द म्यू मेजॉन। और उस वाले से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। सो यू कैन आल्सो गो फॉर दिस स्ट्रेटजी जिसके अंदर आपके पास टी इज इक्वल टू टी नॉट गैमा हो और उसके मुताबिक भी काम किया जा सकता है। In the same way, this is quite interesting problem and very confusing. Have a look on please. With what velocity should a rocket move so that every year spent on it correspond to the 4 year on Earth? तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वट विद वट वेलोसिटी शुड अ रॉकेट मूव, आपने वेलोसिटी की वैल्यू मालूम करनी है थी। सो डैट एवरी ईयर स्पेंट ऑन इट, कि आपने रॉकेट की कि एक साल जो है वो बराबर होना चाहिए किसके बराबर, कॉरस्पॉन्ड टू द 4 year ऑन अर्थ। तो इसका मतलब जो 1 year है शुड बी कंपेयर विद द 4। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि हमेशा टाइम डायलेशन के अंदर जो रिलेटिव टाइम है वो ज़्यादा होगा और प्रॉपर टाइम कम होगा। तो आप हमेशा कम वाले टाइम को क्या लेंगे, प्रॉपर टाइम लेंगे, और जो ज़्यादा वाला टाइम है उसको हम क्या लेंगे, रिलेटिव टाइम लेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने
4 को क्या लिखा है जी, टॉ लिखा है रिलेटिव टाइम, और 1 को 1 ईयर को क्या लिखा हुआ है जी, प्रॉपर टाइम। इसमें एक बात सोचने वाली ये है कि यहाँ पे हमने ईयर्स नहीं लिखे, ना ही यहाँ पे लिखे हैं, बिकॉज दोनों साइडों पे जो यूनिट्स हैं वो सेम है। यहाँ पे भी ईयर्स के हिसाब से वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी ईयर्स के हिसाब से, तो फिर इस वजह से हमें ईयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं दोनों साइडों पे, वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। एंड वी हैव दिस फार्मूला इन अ वेरी सिंपल वे कि आप लिखें अगर 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स इज इक्वल टू 1 ईयर, 1 ईयर ओवर द फार्मूला 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। तो अगर आप गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे ये दोनों चीज़ें यहाँ से ये है और ये है, दोनों जैसे यूनिट है कट जाएंगे। एंड 4 इज इक्वल टू 1 ओवर v स्क्वायर ओवर c, इसको रीअरेंज करना है आप लोगों ने, और यू विल गेट द फार्मूला ऑफ दिस इक्वेशन एज दिस वे। ओके जी, तो उसके साथ आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास क्या है जी, अ क्लॉक इन अ स्पेसशिप emits a signal interval of 3 सेकंड एंड ऑब्जर्वर बाय एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस। तो अगर ये स्पेसशिप के अंदर एस्ट्रोनॉट खुद मौजूद है तो दिस टाइम विल बी इक्वल टू टी नॉट, और इफ द स्पेसशिप ट्रेवल इन अ स्पीड, उसकी स्पीड उसमें बता दी गई है 1.8 एंड फाइंड इट्स इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव सिग्नल रिसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो आपने टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल वे। आपके पास v भी पता है, टी नॉट भी आपके पास गिवन है, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ टाइम डायलेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू है। So this will be the increase of 0.75 seconds. Similarly, आप वेलोसिटी एडिशन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी एडिशन फार्मूला, इफ बोथ आर द पैरेलल और इन अ सिंगल डायरेक्शन, तब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते थे। ये भी टू पार्टिकल कम टुवर्ड ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड 0.9 c विद रिस्पेक्ट टू द लेबोरेटरी, व्हाट इज देयर रिलेटिव स्पीड, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। तो आप इजीली देख सकते हैं कि अगर आप u1 को, पहले पार्टिकल की स्पीड को u1 0.9 सी कह रहे हैं, दूसरे पार्टिकल की स्पीड को, ऑब्वियसली एक पार्टिकल अगर u1 स्पीड से मूव करता है तो दूसरा भी पार्टिकल उसी की तरफ मूव कर रहा है, तो एक दोनों की स्पीड में डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स होगी, तो u2 विल बी इक्वल टू दिस वन। तो आप अगर एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.9 सी, और ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ एडिशन वेलोसिटी एडिशन फार्मूला है, दिस विल बी इक्वल टू द u2 u1 प्लस u1 माइनस u1 u ओवर सी स्क्वायर। तो उस हवाले से आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने के बाद आप जो है फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं u की, एंड वी आर इंटरेस्टेड विद द u, सो दैट इज वाई आपके पास जो वैल्यू होगी वो -0.994 c के हिसाब से होगी, एंड इट इज यू कैन से द फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को भी कंप्यूट कर सकते हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड को, एक को नेगेटिव लगेगा और दूसरे को पॉजिटिव लगेगा। सिमिलरली इसी तरह से अ रॉकेट इज चेजिंग एन एनिमी स्पेसशिप, तो उस हवाले से एक स्पेसशिप है आपके पास और एक रॉकेट है, और वो दोनों एक दूसरे को चेज कर रहे हैं। तो दिस इज द रॉकेट हियर, और ये आपके पास रॉकेट के हिसाब से बनाया गया है, और दिस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज बेसिकली, द स्पीड ऑफ द रॉकेट इज बेसिकली 2.58 5 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये जो स्पेसशिप है इसकी है जी आपके पास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उस वाले से ये दोनों एक दूसरे को चेज करते हैं, दोनों पैरेलल वेलोसिटीज के साथ हैं, ये दोनों पैरेलल वेलोसिटीज के साथ हैं, तो इसी वजह से आपके पास क्या होगा कि एक ही वेलोसिटी आपने u1 कह देना है, दिस इज द स्पीड ऑफ द रॉकेट, और ये आपके पास क्या है u2 इज बेसिकली द स्पेसशिप, और ये 3 है, तो u2 इज इक्वल टू u1 प्लस u प्राइम 1 प्लस u2, को रीअरेंज करेंगे आपके पास u प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द रिलेटिव स्पेसशिप। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द एनिमल स्पेस सीन बाय द रॉकेट, तो आप इनके देयर रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, और ये आपके पास फाइंड आउट किया जाता है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एनिमल स्पेस इज अप्रोचिंग टू द रॉकेट विद वेलोसिटी 1.125 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए वेलोसिटी एडिशन फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं।
सो इंशाल्लाह दीज आर द प्रॉब्लम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू हैव, आप लोगों को किसी को कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, इनको समझने के हवाले से, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो आपकी बुक में से और चैप्टर नंबर 12 के हैं। आप किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको गाइड कर दूंगा। किसी सोल्यूशन की हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप अपने तौर पे करें और फिर बताइएगा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो कोर्स हो उसमें हम मैथ्स वेरिएशन की डिस्कशन करेंगे। हम ये साबित करेंगे कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मैथ्स बढ़ जाता है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ्स एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करेंगे कि मैथ्स और एनर्जी दोनों ही एक चीज़ें हैं। मैथ्स कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैथ्स। दिस इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इक्वेशन, उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी पूछें। हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन करें जूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चन वगैरह हमसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।